लेकिन गुजरात मॉडल की जब बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि भी गुजरात, तो बार बार कांग्रेस भी बात कहती है कि गुजरात तो पहले से बहुत आगे स्टेट था, और अगर इतिहास भी देखें तो गुजरात देश के संपन्न और बढ़िया राज्यों में से रहा है। तो गुजरात मॉडल की अगर बात होती है तो वो उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी को क्यों मिले? वो तो बहुत सारे लोगों को श्रेय इसका जाता है। बहुत अच्छी बात कही। मोदी क्या कहता है? मोदी की तो बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए जी। मोदी ने डे वन से यही कहा है कि गुजरात जो भी है वो 6 करोड़ गुजरातियों के पसीने के परिणाम है। ये मोदी कह करके थक गया। दूसरी बात है कि ये कहना कि पहले गुजरात ये था और आज हुआ वो गलत है, तो पहले कांग्रेस तय करे। नंबर 1 वो मानते हैं कि गुजरात आगे बढ़ा है, उसमें उनको कंफ्यूजन है। वो कहते हैं नहीं बढ़ा है, फिर कहते हैं मोदी ने नहीं बढ़ाया, फिर कहते हैं मोदी झूठ बोल। कभी वो गुजरात आगे बढ़ा स्वीकार करते हैं लेकिन मोदी को स्वीकार नहीं करते हैं, कभी वो कहते हैं गुजरात आगे नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस खुद बहुत कंफ्यूजन में है। लेकिन मैं बताऊं, गुजरात में भयंकर भूकंप आया। उस भूकंप के बाद दुनिया मानती थी गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। आज जाकर के देखिए क्या हुआ। मैं जब गुजरात में आया तो मेरे गुजरात में लोगों ने मेरे से क्या मांग की। 2001 में मैं आया तो मुझे गुजरात के लोग कहते थे मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाने समय तो बिजली दो। आपके गुजरात में जो दूरदर्शन के स्टाफ के लोग उनको पूछो जी, खाने के समय बिजली नहीं थी। मेरे यहाँ बच्चों का एग्जाम हो बिजली नहीं आती थी, माँ बीमार हो पंखा नहीं चलता था, सास भी कभी बहू हो टीवी सीरियल चलता था, टीवी देखने को नहीं मिलता था। दूरदर्शन दावा करता था कि हमारा नेटवर्क इतना लंबा है, लेकिन लोगों के पास बिजली नहीं थी, दूरदर्शन के डिब्बे पड़े हुए थे, कोई उपयोग नहीं करता था। आज गुजरात में 24/7 365 डेज बिजली है। इसको विकास मानते हैं क्या? मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आपकी मर्जी। दूसरा, गुजरात एग्रीकल्चर ग्रोथ में, गुजरात को कभी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर स्टेट नहीं माना गया। हम तो रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, वही हमारी जिंदगी है, बालू के ढेर हैं हमारे आसपास। 10 साल में पानी पर इतना बड़ा गजब काम हुआ है गुजरात में, जो हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन ने हमको अवार्ड दिए है। पानी पर इतना काम हुआ है, 10 साल का अगर टोटल लगाया जाए और उसकी एवरेज निकाली जाए, हिंदुस्तान में एक भी स्टेट नहीं है जिसकी 10 साल की एवरेज 10+ एग्रीकल्चर ग्रोथ की है। जो गुजरात माइनस ग्रोथ वाला था, हिंदुस्तान की सरकार 2% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर पाती है। क्या इसको आप विकास मानोगे कि नहीं मानोगे? मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे राहुल भैया को कुछ चिट्ठी पकड़ा देता है, फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो एक दिन बोल दिया कि 1 में से 2 बच्चे भूखे होते हैं जी। अब ये इनके जवाब में क्या दोगे? 1 में से 2 बच्चे भूखे होते ही कहाँ से लाए? ये इनका ये लेवल है और इसमें हमारा टाइम खराब होता है। लेकिन जैसे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरे हिंदुस्तान का ग्रोथ 19% है, 19%। गुजरात का मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ 85% है। रोजगार, भारत, मैं सारे आंकड़े भारत सरकार के बोलता हूँ, मेरे नहीं बोल रहा हूँ जी। भारत सरकार कहती है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा गुजरात में जो रोजगार मिले हैं, पूरे देश में जो टोटल रोजगार मिले हैं, उसमें गुजरात में 57% अकेले गुजरात ने दिए, 43% पूरे हिंदुस्तान ने दिए। बेरोजगारी दर 1% योजना आयोग का मानना, और योजना आयोग कहता है पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम बेरोजगारी कहीं है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। अब मैं आज भी 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार आपके दूरदर्शन को कहता हूं, गुजरात ने जो प्रगति की है उसकी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मत दो, नरेंद्र मोदी की सरकार को मत दो, 6 करोड़ गुजरातियों को दो, मैं भी देता हूं, कम से कम आप भी दो। लेकिन ईमानदारी से इतना स्वीकार करो, गुजरात बहुत बदला है, गुजरात बहुत आगे निकला है और गुजरात देश को आगे ले जाने का रास्ता भी दिखा सकता है।
फिर तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने उम्मीदें जो बढ़ा दी हैं वो अब तक ऐसा माना जाता था बीजेपी बनियों की अपर कास्ट की पार्टी है। आप जब उम्मीदें बढ़ी हैं, देश के जो दबे कुचले लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली लोग कहते थे कि भाई ये एक तरफ रहेंगे और इनका यही भविष्य है, इस तरह की चीज, क्या उनको कुछ मिलेगा? क्या आपको लगता है गरीब आदमी को अगर मोदी जी केंद्र में आते हैं तो वास्तव में उसको लगेगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आया? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हाँ। हमारे पॉलिटिकल पंडितों की घिसी पीटी टर्मिनोलॉजी है जो वो बदलने को तैयार नहीं है। जब जनसंघ का जमाना था तो इन्होंने ये कहा कि ये तो अपर कास्ट की पार्टी है। फिर उन्होंने थप्पा लगाया ये शहरी पार्टी है। फिर उन्होंने थप्पा लगाया ये तो हिंदी भाषी पार्टी है, काउ बेल्ट से आती है। रियलिटी देखिए, आज संसद में बीजेपी के सबसे ज़्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड के किसान एमपी है। आज सबसे ज़्यादा दलित एमपी बीजेपी के चुन के आते हैं, दलित एमएलए बीजेपी के चुन करके आते हैं। आज देश में ट्राइबल के सबसे ज़्यादा लोग बीजेपी के चुन करके आते हैं। नॉर्थ की बात करते हैं, आप देखिए गोवा में बीजेपी की सरकार है, वो हिंदी बेल्ट नहीं है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, रही है, हिंदी बेल्ट नहीं है। गुजरात में तो हमारा जबरदस्त अडंगा है, कोई हिला नहीं पा रहा है, 25-30 साल हो गए। ये हिंदी बेल्ट नहीं है। हम उड़ीसा के अंदर पार्टनर थे, हम आंध्र के अंदर पार्टनर रहे हैं, फिर भी एक झूठ चलता रहता है, चलता ही रहता है। और इसलिए अच्छा होगा कि कोई समझदार लोग, अब है पुराने आपके विचार हैं, इतना गंद फैलाएगा उसको वापस निकलना नहीं, किसी और को तो करने दो, आप हट जाओ, आप इन विषयों को छोड़ दो। आप अपने विचार नहीं बदल सकते, ठीक हो, बहुत 50 विषय लिखो ना, लेकिन ये झूठी घिसी पीटी चर्चाएं करके आप अपने स्तर को भी गिराते हो और राजनीतिक स्तर को भी गिराते हो, समाज विज्ञान को भी नुकसान करते हो। अच्छा होगा अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हो, आप देखिए कांग्रेस पार्टी शेड्यूल ट्राइब पे एक सीट नहीं जीत पा रही, माइनॉरिटी की सीट नहीं जीत पा रही है कांग्रेस, ये हाल है उनका। और इसलिए आप इस प्रकार से करें तो आधार के पर करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मीडिया और खास करके न्यूज़ ट्रेडर, नॉट ऑल द मीडिया, न्यूज़ ट्रेडर को क्या है, उनको गर्मा गर्म मसाले में इंटरेस्ट है। इसलिए पूरे चुनाव में गंभीर बहस की तरफ हम देश को नहीं ले जा पा रहे। मैं एक बात ज़रूर यहाँ से, जब मैं उम्मीदों की बात करता हूँ तो कश्मीर को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तो क्लियर हो गई, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक जो अलगाववादी नेता, उन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि भाई मोदी जी अगर आते हैं तो कश्मीर में एक उम्मीद बंधेगी, होप होगी। तो ऐसी क्या होप होगी कश्मीर को लेकर के? कोई नई पहल हो सकती है क्या? मैं बताता हूँ, मैं कश्मीर के बच्चों से मुझे बातचीत करने का बहुत अवसर मिला है। इतना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों तक कश्मीर में रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पूरे नॉर्थ बेल्ट में मैं सालों तक वहीं काम करता था, तो मैं उसके चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। आतंकवाद उसकी उफान पर था, तब भी मैं कश्मीर में बहुत लगातार दौरा करता था। मैं कश्मीर यूथ से बहुत बातें करता था, बहुत मिलता था उनसे। एक बार मैंने गवर्नर साहब की मदद से मैं जेल भी गया था और हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा, श्रीनगर में और जम्मू हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा, तो उनको समझने की मैंने कोशिश की थी। वो कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं था, ये बात भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैं सोचता था कि आखिर के इन बच्चों के मन में क्या है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में जिस प्रकार से मरहम लगाया, उन्होंने जमहूरियत की बात कही, इंसानियत की बात की, कश्मीरियत की बात की। इन 3 चीज़ों ने कश्मीर की दिल को छीन लिया। और जब भी मैं उनको मिला हूँ, वो कहते हैं साहब अटल जी के जाने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उस बात को कोई आगे ले जाए। और मैं मानता हूँ उनको भरोसा है कि शायद अटल जी की जो सोच है, भाजपा की वो सोच है, आने वाली सरकार की भी वही सोच रहेगी। तो एक आशा बंधना अच्छी चीज़ है, और हम लोगों का दायित्व बनता है कि सब बुरे लोग नहीं हैं जी, वहाँ भी इतने अच्छे लोग हैं, नौजवान इतने अच्छे लोग हैं। अभी मैं कोटा गया था,
कोटा में मैं कुछ बच्चियों को मिला था, श्रीनगर से पढ़ने के लिए बेचारी कोटा में आकर रहती है। मेरा मन करता है अमृतसर जैसा कोई बड़ा सेंटर बने जहाँ कश्मीर की बच्चियां भी आकर के वहाँ, क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको आगे जाना है। इस देश में जिसको कुछ करना है उनको अवसर मिलना चाहिए। पर कश्मीर पे अगर आप पहल की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान आ जाता है जाहिर तौर पर, और पाकिस्तान की जब बात होती है वहाँ पाकिस्तान को जिस तरह से लोग या फिर बीजेपी की बात करें, बहुत ज़्यादा बीजेपी ने उत्साह नहीं दिखाया था पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ घटनाएं इस तरह की, मुंबई का हमला हुआ, उसके बाद सीमा पर जिस तरह का तनाव हुआ। तो आप क्या पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है, क्योंकि अब्दुल बासित साहब ने अभी बयान दिया वहाँ के हाई कमिश्नर, उन्होंने कहा कि भाई आपने जिस तरह से कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उससे वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम जो टॉक्स हैं पाकिस्तान के साथ वो फिर से शुरू हो पाएगी भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ। अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारा समस्याओं की जड़ ज़्यादा दिल्ली में है। अगर दिल्ली में मजबूत सरकार है तो सब हमसे दोस्ती करेंगे भाई, सब हमसे अच्छा संपर्क करें। मुसीबत हम भी कहें ना वो है। मजबूत कैसे है? ज्यादा हथियार लेकर या फिर नहीं, देखिए अब जमाना चला गया हथियारों का, बम बंदूक पिस्तौल का जमाना चला गया। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से चलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर से चलते हैं, ट्रेड ट्रांसफर से चलते हैं। विश्व बदल चुका है जी, पूरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कैरेक्टर बदल चुका है, लेकिन हम अभी घिसे पीटे पड़े हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। आज तो दो देश मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम कितना इंपोर्ट करोगे, कितना एक्सपोर्ट करोगे। 80% बात इसी पर चलती है। आज अगर भारत समर्थ होता है, भारत की इकोनॉमी एकदम से तेज तर्रार हो जाती है, भारत के नौजवान की बुद्धि शक्ति का भरपूर उपयोग होता है, तो दुनिया का कौन देश हमारे साथ नहीं आएगा। पाकिस्तान भी कहेगा कि भाई आपके बच्चे इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, जरा हमारे पाकिस्तान में भी कुछ करो ना। अब देखिए दुनिया बदल चुकी है, उस पर सोचिए। और मैंने साफ कहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आंख दिखा करके दुनिया से नाता नहीं जुड़ता है, न कोई आंख दिखा करके हमसे जुड़ सकता है, न हम आंख दिखा करके किसी से जुड़ सकते हैं। आंख झुका कर भी नहीं जिया नहीं सकता, और 125 करोड़ का देश कब तक आंख झुका करके जिएगा। पर सीमा हमारा कहना यह है आंख झुका कर भी मत जियो, आंख दिखा कर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए आंख मिला करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो। आप में इतना हौसला होना चाहिए, और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है, तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। पर सीमा पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों, उनको समझ आ जाएगा कि सरकार के समय क्या व्यवहार करना है, वो पता चल जाएगा। अच्छा मोदी जी, कुछ एक बार फिर थोड़े से राजनीतिक मसलों पर आता हूँ। आपने उन पर हमला किया है, लेकिन बहुत से देश के लोगों को लगता है कि कई मसलों पर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई मसलों पर आपकी चुप्पी भी बड़ी खलती है लोगों को। एक उदाहरण दे दूं, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें जुड़े रहे, लेकिन क्रिकेट पे इतना बड़ा कलंक लगा, इसमें ये बात हुई कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, लोगों ने कहा क्रिकेट को साफ करने की ज़रूरत है। आपकी ओर से कोई बयान नहीं आया, कोई आपने नहीं, दो अलग चीज़ें हैं। अगर प्रधानमंत्री का मौन रहने का मेरा विषय है, तो प्रधानमंत्री जिस काम को देख रहे हैं उसी के संबंध में प्रधानमंत्री ने, मैंने कभी ये नहीं पूछा क्रिकेट के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, बोलो, पूछा है क्या? अगर मैंने ये पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए। इसलिए हमने कभी प्रधानमंत्री के उन विषयों पर घसीटने के लिए नहीं, जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ हम उसी के संबंध में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं जनता को जवाब दे हूँ, गुजरात सरकार से संबंधित कोई भी बात है मैं जवाब दे हूँ। क्रिकेट में भी अगर गुजरात में कोई घटना घटी है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन काजी दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र, ये मेरा कैरेक्टर नहीं। पर राष्ट्रीय एक बात हो गई थी, एक मुद्दा राष्ट्रीय बन गया था, लोगों ने कहा क्रिकेट में इस तरह की चीज़ हो रही है। आप क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे, तमाम एसोसिएशन अपनी बात रख रही थी, तो मोदी जी को भी कहना चाहिए था कि भाई क्रिकेट की सफाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, तो पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन जो फोरम है उस फोरम में मैंने सब बताया। मैं डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करता हूँ,
क्रिकेट एसोसिएशन का भी इंटरनल मैकेनिज्म है, वहाँ मैंने अपनी बात बड़े दम से रखी हुई है। आपने रखी है बात। बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई में आए, ऐसा केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश आया, उस पर भी आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि नहीं आना चाहिए, उस पर भी मोदी जी क्या सोचते हैं, लोगों को कुछ? नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि इस विषय को सभी दलों ने मिल करके बैठ करके, इलेक्शन कमीशन सबने मिल करके चर्चा करके उसमें से चीज़ों को निकालना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। अच्छा। इसमें हम ओपन हैं, हमारी पार्टी को कोई प्रॉब्लम। आपने केंद्र और राज्य सरकारों के अच्छे संबंध की बात की, कहा कि आप मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम करना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे और उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, एक महत्वपूर्ण मसला था, आप बायकॉट कर गए, आप आए नहीं। जब आप मुख्यमंत्री होके आपने सहयोग नहीं किया, फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश भी इस तरह से? बायकॉट शब्द मतलब आप उसमें शामिल नहीं हुए, तो बायकॉट नहीं कहूँगा अगर मैं, पर आप शामिल नहीं हुए उसमें। देखिए, मर्यादा तोड़िए मत। मैं एक भारत के संविधान से बंधा हुआ इंसान हूँ, और ऐसी भाषा, ऐसा प्रयोग नरेंद्र मोदी सोच ही नहीं सकता। पर आप शामिल नहीं हुए उसमें। पहली बात, सोच ही नहीं सकता। दूसरी बात है, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नहीं, आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा फोरम है जिसमें 1200-1500 लोग इकट्ठे होते हैं और दो मिनट भाषण करते हैं, और उसमें मेरी पार्टी के लोग गए थे। उसमें कोई मुख्यमंत्री एजेंट नहीं होता है, कई मुख्यमंत्री नहीं आए थे। दूसरी बात है, वहाँ क्या निकाला है जरा लाओ पहले एक बार, देश को क्या मिला, चर्चा ये होनी चाहिए। मैं चाहता दूरदर्शन में इतना दम होना चाहिए था, उस मीटिंग से देश की एकता को बल मिले। ऐसा कौन सा काम करके निकले आप लोग, जवाब वो देना चाहिए। और लोग नहीं आए तो जितने नहीं आए उन सब की चर्चा करो। इस प्रकार के गंदे आरोप लगाना शोभा नहीं देता, और दूरदर्शन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हाँ, व्यस्तता ही रहती है। अच्छा, उन्होंने वो मीटिंग, मेरी डिटेल मेरी जानकारी, शायद 4-6 दिन के अंदर अंदर बुला ली थी। हाँ, बहुत जल्दी बुलाई। और पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए करी थी। तो ये तरीके, इतने बड़े फोरम का उपयोग, देश की एकता की चर्चाएं ऐसे चलते चलते नहीं होती। और ऐसे 1200-1500 सारे दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके आप करोगे तो कुछ नहीं होता है। कॉन्क्रीट सीरियस मीटिंगें होनी जरूरी होती है, कुछ वो उन्होंने खो दिया है। कुछ आखिरी फटाफट सवाल जल्दी से करना चाहूँगा। आप आरएसएस के प्रचारक रहे, पूरे देश भर में आपने भ्रमण किया, इस बार आप करीब 400 जिलों तक पहुंच गए हैं, रोज 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आपको लगता है पूरे देश में एक कोई मॉडल या एक कोई चीज़ हो सकती है जो आप करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनके, कि आपको लगता है कि भाई ये मेरे दिल के करीब है, ये देश के लिए करना, और साथ साथ ये भी कि क्या कोई एक मॉडल पूरे देश के लिए हो सकता है? देखिए भाई, मैं शायद हिंदुस्तान में मैं अकेला राजनेता ऐसा हूं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई हो तो मुझे मालूम नहीं, जो पिछले 40 वर्ष एक परिव्राजक की तरह भ्रमण कर रहा है। हिंदुस्तान में 400 से अधिक जिलों में कोई इंसान गया हो, रात रुका हो, उन जिले के लोगों से बातें की हो, ऐसा शायद ही आपको कोई राजनेता मिलेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। ये चुनाव के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं है, मैंने इतना भ्रमण किया है। मैं महीनों तक रात को ट्रेन में सोने वाला इंसान रहा हूँ, सुबह उठना, काम करना, रात को फिर ट्रेन में सोना। तो मेरी ज़िंदगी तो एक मजदूर की ज़िंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ, आज भी मजदूर की तरह ही मुख्यमंत्री का काम करता हूँ, आज भी मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का काम दिया है उम्मीदवार का, वो भी मैं मजदूर की तरह ही करता हूँ। और आगे वाले दिनों में भी जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है। और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। मुझे आनंद होगा। यानी उसके बाद हो सकता है एक फिल्म बनाए जो कि बनती रहती है, हीरो नंबर 1, ये तो मजदूर नंबर 1, जिसमें फिल्म वाले तो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी रोजी रोटी मेरे नहीं चलेगी। आपने गर्वित गुजरात का नारा दिया था और वो लोगों को अपील किया, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये नारा एक लोगों के दिलों को छुआ और गुजरात में एक तरह की एक माहौल बदला। क्या देश के लिए भी कोई ऐसा शब्द आप तलाशे की? नारों से देश नहीं चलते हैं, नहीं नारों से गुजरात चला है। हमारे एक्शन इन सब को जोड़ करके ही हम एक माहौल बनता है। लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ नारे दे देने से, वंदे मातरम
सिर्फ नारा नहीं था, वंदे मातरम एक श्रद्धा थी। और उसी वंदे मातरम के नाते लाखों नौजवान बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। और इसलिए उसको नारा कहेंगे तो उस भावना का अपमान होगा। वो नारा नहीं था, ऊर्जा थी, देश की ऊर्जा थी। वंदे मातरम प्रेरणा थी। और इसलिए, और वो एक तपी तपाई तपस्या से निकला हुआ भाव था, एक पूरा भाव विश्व था। और इसलिए शब्दों का बंधन, इसके आधार पर समाज जीवन नहीं चलता है। कौन बोल रहा है, किस समय बोला है, जमीन बराबर तैयार है कि नहीं है, तब तो वृक्ष बनता है। ऐसे ही फेंकते चलो जाओगे, आज ये नारा कल दूसरा, एक आज चल पड़ा। हाँ। ये नारों से देश नहीं चलता। मैं खुद भी बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए बनारस पे तो एक सवाल बनता है। आप वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बनारस में जब आपका पर्चा दाखिल करने गए, जो आप रोड शो निकला, उसको लेकर देश में अभी भी बहस हो रही है। लोग उसके अर्थ निकाल रहे हैं, क्या उसके मतलब हैं। अमित शाह साहब ने कहा कि ये सुनामी बताता है कि देश में, उत्तर प्रदेश में सुनामी आ गई है, मोदी लहर नहीं है। आपने क्या आकलन किया, क्यों बनारस का व्यक्ति निकला ऐसे इस तरह का? वो आपने सवाल पूछा। सुनामी का अर्थ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने निकाला है कि सुनामी से विनाश होता है। मैं उनके इन शब्दों के लिए उनके मुंह में घी शक्कर, ये हकीकत है, इस सुनामी से विनाश ही होने वाला है। कांग्रेस का विनाश होने वाला है, बुराइयों का विनाश होने वाला है, बैड गवर्नेंस का विनाश होने वाला है, भ्रष्टाचारी परंपराओं का विनाश होने वाला है। जितनी बुराइयां हैं उसके विनाश के लिए ही ये सुनामी आई है। और इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सुनामी विनाश लाती है, पक्का ये दुष्ट शक्तियों के विनाश का ही ये सुनामी है। तो आपने आकलन कैसे किया जो उस दिन के, अब आपने जब तस्वीरें देखी? ऐसा है, आकलन मैं नहीं मानता हूँ किसी को करना पड़े इस स्थिति। नज़ारा देखते ही पता चलता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मैंने बड़ौदा में भी तो नामांकन किया था, उस दिन भी रोड शो हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कांग्रेसी नेता की नींद खराब नहीं हुई थी। बनारस में नींद खराब हो गई। तो प्रॉब्लम वो क्या था वो नहीं है, इनका क्या है वो है। आपने जैसे अभी हाल में कहा, बनारस की जिक्र चला, आपने कहा कि भाई जब हीटेड एक्सचेंज होते हैं इलेक्शंस में तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, आरोप लग जाते हैं। तो आपने अरविंद केजरीवाल साहब आपके खिलाफ लड़ गए, आपने एक बार उनको कहा जम्मू में जाके कि वो पाकिस्तान के एजेंट है, वो भी एक हीटेड एक्सचेंज में निकली बात थी? या फिर आप इस मेरे शब्द ढूंढ के निकालिए। मीडिया में इस तरह का आया सारा कि AK-49 मीडिया में आप लोग हैं ना, जी जी, मेरे आपके पास क्लिपिंग है, बिल्कुल पूरा निकाल दी। आपने नहीं कहा। मैं क्यों बचाव करूं अपना, लेकिन आप लोगों को जिम्मेवारी है क्या? मैंने तो उसके बाद एक शब्द बोला नहीं। जी जी, मैंने क्या कहा कि ये जो हो रहा है उससे पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, मेरा सवाल है। AK-47, AK-49 एंड हमारे एंटोनी, तीन को पाकिस्तान क्यों ना? मैंने कहा आप पार्टी के नेता वकील हैं बड़े, उन्होंने जो यहाँ भाषा बोली, पाकिस्तान में तो मिठाई बांटी गई, ये क्या है? मेरे सवाल है। और जो एजेंट शब्द जिससे जुड़ा है वो प्लेबिसाइट की जिन्होंने बात की उसके संबंध में, उनके संबंध में जुड़ा। इसलिए हाँ, आपने फायदा उठाया, ठीक है, न्यूज ट्रेडर को अपना काम है, पर मैं इससे परेशान नहीं, जरा भी परेशान नहीं। एक चलते चलते एक आखिरी चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कहते हैं कि मोदी जी को पंच बहुत पसंद है, पॉलिटिकल पंच मारते हैं, वो चुनाव में पंच मारते हैं। आपके एक मित्र से मुझे पता चला आपको जो आइसक्रीम पसंद है वो भी पाइनएप्पल पंच है, उसमें भी पंच आप ढूंढ लिया आपने। देखिए, पहली बात है कि मैं पिछले 14 साल से रोज इतनी मेरी पिटाई होती है, रोज मैंने इतने पंच खाए हैं जी, और इसलिए शायद हिंदुस्तान की राजनीति में इतना जुल्म न्यूज़ ट्रेडर्स के द्वारा झूठ फैलाने वालों को कभी नहीं होगा। मैं हैरान हूँ, मैं गुजरात जो दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उस दूरदर्शन ने
मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? और यही लोग, आपकी ये सारी टोली ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। उसके बाद भी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेरे इतने काम में भी आपको 1 घंटा भी दे रहा हूँ। जस्ट उसके अलावा आपके बहुत ये तौर तरीके हैं क्या लोकतंत्र के? ये तौर तरीके हैं क्या? दूरदर्शन जो कि हिंदुस्तान की जनता के पैसों से चलता है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट करते हैं। उसके बाद भी एक शब्द बोला नहीं। पर सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं। मैं एक चीज नोट करी कि सोशल मीडिया पे बड़े नेता, उनके फॉलोअर तो लाखों होते हैं, लेकिन वो नहीं फॉलो करते। मैं देख रहा आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत पहली बात है। सोशल मीडिया मैं नहीं चलाता हूँ। वो समाज के लोग चलाते हैं, नौजवान चलाते हैं। उनको पसंद आता है वो अपना उस दिशा में ले जाते हैं, पसंद नहीं आए दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है देश की युवा जनरेशन से जुड़ना, युवा जनरेशन को समझना, उनके मन को समझने के लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नाते कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया ताकत है। मैं अपनी बात ज्यादा बताने के लिए उसका उपयोग कम करता हूँ, औरों की सुनने के लिए उसका उपयोग मैं बहुत करता हूँ। इसलिए आप फॉलो करते हैं 1000 लोगों को? बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि मैं अगर जब किसी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कोई उसकी पूरी बायोग्राफी मालूम नहीं होती है, उसकी जन्मपत्री मालूम नहीं होती है। एक आध ऐसा नाम आ जाए और मेरा फॉलो मैं चला जाऊं तो मुझ पे गालियां पड़ती, मैं हैरान हूं। अगर मान लीजिए कोई एक बुरा व्यक्ति भी है और मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं जुड़ गया, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ भाई। मुझे बुरे व्यक्ति के भी विचार तो सुनने पड़ेंगे ना भाई, क्या सोचता है वो। लेकिन हमारे तो, मुझे याद है किसी के मेरा फॉलोअर था, क्या मेरे पर इतनी गालियां पड़ी। ऐसे आदमी को मोदी फॉलो करते हैं, मुद्दा उसको मैं फॉलो करना। अरे भाई वो भी एक इंसान है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके दुख दर्द है, कुछ कहता है तो मैं समझू तो सही। इतनी अगर हम उदारता नहीं बरतेंगे तो भैया सोशल मीडिया को भी हम तबाह कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मेरा बहुत और हम आपको शुभकामनाएं देने चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।